हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण, जीवों के शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जीवों के शरीर में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम। राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसीलिए राइबोसोम इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण डीएनए से एमआरएनए का बनना तथा एमआरएनए से प्रोटीन अणु का बनना अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना। डीएनए से अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से अनुवादन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। यानी अमीनो एसिड पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? यह प्रक्रिया होती है राइबोसोम पर। आप जानते होंगे राइबोसोम दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और एक 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो आज हम आपको प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका द्रव्य में होगी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक तो न्यूक्लियस में होगी, केंद्रक में होगी। बात समझ में आई? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का जो पहला पार्ट है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होगी। पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जिसे हम अनुलेखन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड सेकंड पार्ट है ट्रांसलेशन, अनुवादन, कि फ्रॉम एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। ठीक है, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना क्या कहलाता है? प्रोटीन, ये अनुवादन कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे डीएनए से एमआरएनए का बनना, यानी हम पढ़ेंगे अनुलेखन। अनुलेखन का टॉपिक है आज का। तो आज हम पढ़ेंगे अनुलेखन, अर्थात क्या मतलब है इसकी? अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको हम? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए अणु से एमआरएनए का बनना। वैसे डीएनए से है 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में हम एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए में चूंकि प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है, इसीलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसमें और इसका निर्माण हम डीएनए के किसी स्ट्रैंड से करते हैं। अब डीएनए के किस स्ट्रैंड से करते हैं आप जानते हैं। ये मैंने एक डीएनए का अणु बना रखा है। देखें, ये 3' से 5' सिरा है और ये 5' से 3' सिरा है। आप जानते हैं कि डीएनए अणु में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 3-3 के समूह में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो सदैव, आप देखेंगे कि डीएनए अणु में जो एडेनिन है, एडेनिन सदैव थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखी है। होता क्या है बच्चों, जब प्रोटीन संश्लेषण की
प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो डीएनए ये मुख्य रूप से जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में होती है, और केंद्रक विभाजन की जो अंतरावस्था होती कोशिका चक्र की, ये कहिए कि अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, इसका स्थान अगर हम आपसे पूछें कि स्थान कहाँ पर है और समय कब है, तो इसका स्थान है केंद्रक कोशिका चक्र की अंतरावस्था, या इसको हम इंटरफेज कहेंगे। इंटरफेज की जीवन व G2 उप अवस्थाओं में यह प्रक्रिया होती है। कोशिका चक्र की जीवन व G2 उप अवस्थाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अनुलेखन में होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो देखिए ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, अगर हम इसको इस तरह से कुछ दिखा दें, ये डीएनए है और डीएनए से हमें बनाना क्या है, एमआरएनए। ये इस तरह का एक डीएनए से एमआरएनए बनाना है। मान लीजिए इसका 5' है, 5', ये 3' हो जाएगा, और ये इसका 3' होगा, तो ये इसका 5' हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनाने का काम कौन करेगा, एक एंजाइम करता है। डीएनए से एमआरएनए बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, तो एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाम होता है इसका। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसका नाम है। देखिए जब हम आरएनए बनाते हैं तो आरएनए, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हम उसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, डीएनए दुगुड़न, वहाँ पर डीएनए से डीएनए बनता है, तो वहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाम होता है, और जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट, क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो विशेष रूप से हम इसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही इस प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता है। कैसे करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो आवश्यक सामग्री की बात अगर की जाए कि डीएनए से एमआरएनए बनाने में जो आवश्यक सामग्री है, आवश्यक सामग्री की बात की जाए तो आवश्यक सामग्री के रूप में तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और विद सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर भी इसके साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले इस प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं कर पाता, तो इसको स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए एक फैक्टर आवश्यक होता है जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। और बच्चों ये सिग्मा फैक्टर होते क्या है, ये एनर्जी होती है, और ये एनर्जी होती है जो कि हमें न्यूक्लियोटाइड से प्राप्त होगी, जो कि वहाँ पर डीएनए अणु में उपस्थित होते हैं। और उन न्यूक्लियोटाइड के नाम होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि सिग्मा फैक्टर के रूप में होते हैं। यहाँ से एनर्जी आती है और वो इनिशिएशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मान लिया कि बेटा यहाँ पर देखें कि जैसे ये ऐसे जुड़े होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे किसी एक रीजन से अब यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जा करके किसी उस क्षेत्र पे जहाँ पर जिसे हम ओराई क्षेत्र कह सकते हैं, या उस प्लेस पर जहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनाने का सीक्वेंस होता है। एक बात तो बच्चों जान लो कि पूरा का पूरा डीएनए एमआरएनए का निर्माण नहीं करता, डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है
जो mRNA जहाँ पर प्रोटीन के संश्लेषण के का संदेश उपस्थित रहता है, एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, उसमें जाकर के mRNA का निर्माण होगा। तो ये DNA RNA उस रीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि इसको हम प्रोटीन संश्लेषण में एक ऐसा रीजन बनता है जो कि जहाँ से स्टार्ट होती है अनुलेखन की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं उसको? हम प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर। और जहाँ से ये मतलब DNA से के किसी एक स्टैंड से mRNA का निर्माण होगा, उस जगह से जो ये जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं, इस एरिया को यहाँ कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं इसको, संरचनात्मक जीन कहते हैं। और फिर वो एक लास्ट में एक स्थान आएगा इस जगह पर, जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर कहते हैं, यानी समापक, जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, समापक कहते हैं। और इसे हम संरचनात्मक जीन कहेंगे। ये प्रमोटर या उन्नायक कहलाता है, प्रमोटर या उन्नायक कह सकते हो, उन्नायक। और स्ट्रक्चरल जीन को हम संरचनात्मक जीन कह सकते हैं, संरचनात्मक जीन कह सकते हैं। तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 इकाइयाँ। अगर कहा जाए कि अनुलेखन की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो अनुलेखन की इकाइयाँ होंगी 3। एक होगा, पहला पॉइंट होगा प्रमोटर, जिसे उन्नायक कहेंगे। दूसरा होगा संरचनात्मक जीन, जहाँ पर जिस स्थान पर वो जहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनी चारक है उनको जोड़ करके और mRNA का निर्माण करेगा। और इसके बाद एक ऐसा पार्ट आता है, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का क्रम आता है कि जहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना, ये mRNA का बनना बंद हो जाता है। देख लीजिए, अब यहाँ पर हमने कहा था कि ये आवश्यक सामग्री में ये लगेगा। इसके अलावा जो है हमको यहाँ पर प्रमोटर हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे आ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, और समापक यानी ये आपका टर्मिनेटर। और लास्ट में एक आएगा जहाँ से वो mRNA, वो जो एंजाइम हमारा हटेगा वहाँ से DNA से, उसको हम कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर बोलते हैं इसको, रो फैक्टर। तो ये है इसका सिस्टम। बच्चों, होता क्या है कि mRNA, ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जा करके उस प्रमोटर भाग से जहाँ से वो mRNA अणु के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा, वहाँ पर जा कर के ये हमारा जुड़ जाता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन बच्चों, ये जब ये जुड़ जाता है तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एक बबल बन जाता है, एक बबल जैसी रचना बनती है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि ये mRNA अणु के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर भी इसके साथ जुड़ जाता है, सिग्मा फैक्टर इसको बोलते हैं। और सिग्मा फैक्टर जब इससे जुड़ता है तो सिग्मा फैक्टर इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्टार्ट कर देता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बेटा हम इन दोनों स्टैंड में किस स्टैंड से बनाएंगे mRNA। तो हमेशा याद रखना, ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी एक शर्त होती है कि ये mRNA बनाता है, लेकिन ये सदैव 5' से 3' बनाता है। mRNA जो बनेगा, वो नया mRNA की डायरेक्शन क्या होगी, ये सदैव 5' से 3' की ओर होगी। ठीक है, किसको बना सकता है ये 5' से 3' दिशा में mRNA को बनाएगा, यानी 5' सिरे पर ही जा करके वो जुड़ेगा उस स्थल पर जहाँ पर वो एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ी होती है। और वहीं पर जा करके ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ करके और सिग्मा फैक्टर की हेल्प से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को या mRNA निर्माण की प्रक्रिया को, अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। अब ये सिग्मा फैक्टर बाहर हो जाता है, सिग्मा फैक्टर निकल आएगा बाहर, और निकलने के बाद ये आगे को बढ़ता जाता है। और यहाँ पर
थायमीन, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो क्षारक होते हैं, मतलब इसके जो संपूरक, जो अपोजिट होता है, जैसे एडेनिन का अपोजिट क्या होता है? एडेनिन किससे जुड़ी होती है? एडेनिन सदैव थायमीन से जुड़ी होती है, नहीं, एडेनिन थायमीन से और गुआनोसिन साइटोसिन से। तो थायमीन के स्थान पर अब mRNA है, तो यहाँ पर एडेनिन क्या आएगा? यूरेसिल आता है, यूरेसिल को लाएगा। और इसके बाद एक ये एडेनिन है, एडेनिन के स्थान पर थायमीन का अपोजिट यहाँ होगा, थायमीन का अपोजिट होगा बेटा एडेनिन होगा, और एडेनिन का होगा थायमीन, तो अब यहाँ यूरेसिल आएगा। और गुआनोसिन का इसका साइटोसिन होगा, ये जोड़ेगा, और ये साइटोसिन का गुआनिन, फिर थायमीन का अपोजिट एडेनिन, और एडेनिन का थायमीन, तो यूरेसिल लाएगा। और गुआनोसिन के स्थान पर आएगा साइटोसिन, साइटोसिन के स्थान पर गुआनोसिन। ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ता चला जाता है। और थायमीन के स्थान पर एडेनिन, और एडेनिन के स्थान पर थायमीन, तो थायमीन के स्थान पर यूरेसिल को जोड़ेगा, और ये साइटोसिन। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। कौन? ये आरएनए, और एक नया आरएनए बनाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट 3' से 5' वाले को ही पर ही बनाएगा। तो जिस पर ये बनाता है इसको हम कोडिंग कहते हैं, टेम्पलेट कहेंगे, टेम्पलेट कहते हैं इस स्टैंड को। और इसका जो अपोजिट वाला होता है इसको हम कोडिंग कहते हैं, कोडिंग है ये स्टैंड कोडिंग कहलाता है, और ये टेम्पलेट कहलाता है, जिस पर वो mRNA का निर्माण करेगा। याद रखना, ये मेन पॉइंट है कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में mRNA का निर्माण करेगा, तो 5' से 3' में। किस स्टैंड से बनाएगा? जो मूल DNA होगा, तो DNA के 3' से 5' स्टैंड पर वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके mRNA का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल जीन के जो भाग में ये mRNA का निर्माण करेगा, और जैसे ही उस स्थान पे पहुंचता है जहां पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्षारक नहीं होते और समापक स्थल आ जाता है, वहीं से फिर क्या होता है? एक रो फैक्टर आकर जुड़ता है, और रो फैक्टर उस RNA को बाहर निकाल लेता है, जिससे mRNA भी पृथक होकर के बाहर आ जाता है। और ये हमारा जो mRNA 5' से 3' सिरे का ये mRNA हमारा बन चुका होता है। ये mRNA नया mRNA बन जाता है जो 5' से 3'। अब अगर हम इसके जो सीक्वेंस है और जो इसका अपोजिट वाला है उसकी तुलना करते हैं, तो देखिए ये एडेनिन, यहाँ यूरेसिल है, यहाँ थायमीन है, यहाँ साइटोसिन है, तो यहाँ साइटोसिन, ये गुआनिन है, ये भी गुआनिन, एडेनिन, यहाँ यूरेसिल है, यहाँ थायमीन है, यहाँ देखें साइटोसिन है, साइटोसिन। एक अंतर केवल आप देख रहे हैं कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल है। तो mRNA में आप जानते होंगे कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो DNA के 3' से 5' स्टैंड वाले पर जा करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ करके mRNA का निर्माण करता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होंगी उस एरिया में। और उसके बाद समापक स्थल से वो mRNA क्या कहते हैं इसको, ये एंजाइम हमारा अलग हो जाता है विद रो फैक्टर की मदद से, और यहीं से हमारी mRNA फॉर्मेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात अनुलेखन कंप्लीट हो जाता है और हमें नया mRNA प्राप्त हो जाता है। mRNA बाहर आ जाता है, एंजाइम भी बाहर हो जाता है, रो फैक्टर भी हट जाता है, और ये जो स्टैंड, ये जो एरिया है, जो DNA का थोड़ा सा एरिया ऐसे बीच में खुल गया था, ऐसे करके ये खुल गया था, और ये खुल करके जो बना रहा था, जब यहाँ से mRNA बाहर हो जाता है तो ये फिर से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और ये फिर से आपस में जुड़ जाता है, और ये ऐसी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों बात तो समझ में आई होगी। चलिए मैं एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या इसमें होता है। DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये केंद्रक में होती है। और अगर हम ये पूछें कि इसका समय क्या है और स्थान क्या है, तो ये केंद्रक कोशिका चक्र की अंतरावस्था, जिसे इंटरफेस कहते हैं, उसकी जीवन और G2 उपावस्थाओं में होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि DNA से mRNA बनता है। अब DNA के कौन से स्टैंड से mRNA बनेगा, तो हमेशा याद रखना DNA का एक टेम्पलेट होता है, जो 3' से 5' होता है वो टेम्पलेट कहलाएगा, जो 5' से 3' होगा वो कोडिंग कहलाएगा। कोडिंग कभी भी mRNA का निर्माण नहीं करता, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। कौन करेगा? टेम्पलेट कौन सा स्टैंड होगा? 3' से 5'। अब 3' से 5' का जो DNA का जो वो एरिया जहाँ पर
प्रोटीन संश्लेषण के कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उसी भाग में जा कर के हाँ, उसके 3 पार्ट बनते हैं। एक पहला पार्ट होगा जो प्रमोटर होगा, जहाँ पर जाकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा विद सिग्मा फैक्टर की मदद से, जाकर वहाँ जुड़ता है और अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करते ही सिग्मा फैक्टर बाहर हो जाएगा और वो जो एमआरएनए है, नहीं, जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो स्ट्रक्चरल जीन के क्षेत्र में पहुंच करके और जो है 3' से 5' सिरे के जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनके सीक्वेंस को, उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है उनको जोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है और समापक स्थल पे पहुंचता है तो वहाँ पर एक रो फैक्टर आता है जो आरएनए को बाहर निकाल लेता है, एंजाइम को बाहर निकालता है, जिससे अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और नया बना हुआ जो हमारा एमआरएनए है वो भी डीएनए अणु से बाहर आ जाता है, पृथक्कन हो जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है और डीएनए का वो क्षेत्र जो खुल गया था वो फिर से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और डीएनए अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक नया एमआरएनए प्राप्त हो जाता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित रहती है। अब यह एमआरएनए आगे जा करके अनुवादन प्रक्रिया के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो बात समझ में आ गई। अगर हम आपसे ये पूछें कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का वर्णन किसने किया, तो इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है जो सम्मिलित रूप से है। एक हैं कार्ल वीज तथा स्टीवेंस। ये 3 वैज्ञानिक हैं जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का पूरा वर्णन किया कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, आशा है कि बात आपको समझ में आई होगी कि यह प्रोटीन फॉर्मेशन की जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो ये डीएनए के एमआरएनए की बनने की प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम आप याद रखें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर की मदद से डीएनए खंड के प्रमोटर भाग से जुड़ जाता है, फिर सिग्मा फैक्टर बाहर हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है, वो एमआरएनए का बनना स्टार्ट हो जाता है और बंधों को तोड़ते हुए और नए सीक्वेंस को जोड़ते हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए का निर्माण करता है और रो फैक्टर की मदद से वो डीएनए से बाहर हो जाता है और इस प्रकार हमें नया एमआरएनए प्राप्त होता है। आशा है कि बात समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके बाद के वीडियो में हम आपको अनुवादन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।